गुड इवनिंग। अब हम लोगों ने 50 क्वेश्चन तक कर लिया था। अब हम लोग 51 से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कितना कर पाते हैं। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, और ऐसे हम लोग एक प्लेलिस्ट बना देंगे पार्ट 1 पार्ट 2 यूपी करके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है कि थोड़ा फास्ट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? क्लासिकल डांस कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा आपका कथक। ऑप्शन सी तो है ही है, ये कथक। अब ठीक है, अब इसको थोड़ा सा व्याख्या पढ़ लेते हैं, क्योंकि व्याख्या इसकी पढ़ना ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक है। कथक की शैली का जन्म ब्राह्मण पुजारियों द्वारा हिंदुओं की पारंपरिक पुनर्गणना में निहित है, जिसे कथिक कहते हैं, जो नाटकीय अंदाज में हाव भाव का उपयोग करते थे। क्रमशः इसमें कथा कहने की शैली और अधिक विकसित हुई तथा यह एक नृत्य बन गया। उत्तर भारत में मुगलों के आने पर इस नृत्य को शाही दरबार में ले जाया गया। इस नृत्य में अब धर्म की अपेक्षा सौंदर्य बोध पर अधिक बल दिया गया। इस नृत्य परंपरा के प्रमुख घराने हैं, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है। लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना। ये मतलब लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना आदि, ये सब कथक के ही घराने हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। 52 क्या है कि दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के आहिर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन में दिया ए छपेली, दूसरा पाई डंडा, तीसरा भगौरिया, डी है नटवारी। तो देखते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं कि कौन सा होगा 52 का। तो इसमें है पाई डंडा। सबसे बड़ी बात है कि ये बुंदेलखंड के अहिर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? पाई डंडा। तो इसमें देखते हैं कि व्याख्या पढ़ लेते हैं। दिवाली उत्सव के दौरान बुंदेलखंड के अहिर समुदाय द्वारा पाई डंडा नृत्य किया जाता है। यह नृत्य नटवर वेशधारी श्री कृष्ण की लीला पर आधारित नृत्य है, जो उनकी गाय चराने के समय यदुवंशी युद्ध कला का परिचायक है। बस यही हम जानेंगे, बुंदेलखंड के अहिर समुदाय द्वारा पाई डंडा नृत्य किया जाता है। अब हो गया क्वेश्चन नंबर 53। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या होगा? उत्तर प्रदेश के उस लोक संगीत का नाम बताएं जो मानसून के महीनों में गाया जाता है, जो विरह के भाव को दर्शाता है। विरह के भाव को दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कजरी। अब कजरी क्या है कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत है। इसे मानसून के महीने में गाया जाता है। मानसून के महीने में गाया जाता है। कजरी गीतों में वर्षा ऋतु का वर्णन, विरह का वर्णन होता है, वर्षा ऋतु का वर्णन होता है, राधा कृष्ण की लीलाओं का भी वर्णन होता है। कजरी की उत्पत्ति ये देखो मिर्ज़ापुर में मानी जाती है। मिर्ज़ापुर में मानी जाती है। और प्रतिवर्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष कजरी महोत्सव कहाँ होता है? मिर्ज़ापुर में होता है, और उत्पत्ति मिर्ज़ापुर में मानी भी जाती है। तो कजरी महोत्सव होता है। अब ये और भी जगह होता है, जैसे यह मुख्यतः वाराणसी, बलिया, चंदौली, मिर्ज़ापुर, जौनपुर ज़िलों में होता है। मतलब मिर्ज़ापुर, वाराणसी, बलिया, चंदौली, मिर्ज़ापुर, जौनपुर ज़िलों में गाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर हम 54 करेंगे कि उत्तर प्रदेश के किस पुरा स्थल से हड्डी से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है? हड्डी से बोन से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 54। अब इसका हम आंसर होगा बी, लोहंदा नाला बेलन घाटी में है। अब इसकी व्याख्या पढ़ते हैं कि प्रयागराज के बेलन घाटी क्षेत्र में स्थित लोहदा नाला, अब ये कहेंगे कि
लोधा नाला कहाँ है? तो प्रयागराज के बेलन घाटी क्षेत्र में है। बेलन घाटी कहाँ? प्रयागराज में। लोधा नाला कहाँ? प्रयागराज में। ये सब है। नामकपुरा स्थल से पाषाण उपकरणों यानी पत्थर के उपकरणों के साथ साथ अस्थि निर्मित हड्डी निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसका उत्खनन इस क्षेत्र का, लोधा नाला का, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जी.आर. शर्मा के निर्देशन में किया गया था। जी.आर. शर्मा के निर्देशन में किया गया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? ये कि 16 महाजनपदों में वत्स महाजनपद की राजधानी कौन थी? तो हमारे ख्याल से कौशाम्बी होगी। कौशाम्बी ही है। कौशाम्बी, सी। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर होगा सी, कौशाम्बी। अब देखते हैं। देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण व्याख्या है। प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र मध्य देश के अंतर्गत आता था। जहाँ 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद स्थित थे। माने यूपी में 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद स्थित थे। इनमें से मत्स्य महाजनपद वर्तमान प्रयागराज और कौशाम्बी के समीपवर्ती क्षेत्र में स्थित था। इसकी राजधानी कौशाम्बी, कोसम भी पूछ सकता है। देखो, कोसम ये है, कोसम थी। तीसरी शताब्दी ईस्वी में, ये भी देखो बहुत जरूरी है, दूसरी तीसरी शताब्दी ईस्वी में यह मगध शासकों की राजधानी थी। मगध शासकों की राजधानी रही। इसे आद्य नगरीय स्थल भी कहा जाता है। यह व्यापारिक मार्गों का एक प्रमुख केंद्र था। मतलब यहाँ व्यापारिक मार्ग से कनेक्ट था और बौद्ध धर्म का भी प्रमुख केंद्र था। अब क्वेश्चन नंबर, हम लोग कहाँ थे? 55। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 56। ये देखो, क्वेश्चन नंबर 56 कि नाइट सफारी पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब देखते हैं कि वन्य जीव पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, यानी वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने लखनऊ के कुकरेल वन क्षेत्र में नाइट सफारी पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त इटावा में बब्बर शेर यानी लायन प्रजनन केंद्र और सफारी पार्क पहले से ही स्थापित है। यानी अगर कहा जाए कि बब्बर शेर प्रजनन केंद्र तो इटावा में है और सफारी पार्क भी इटावा में है। अब हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 57, ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 57 कह रहे हैं कि सोहगौरा ताम्र लेख उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से प्राप्त हुआ, किस जिले से प्राप्त हुआ? सोहगौरा, तो सोहगौरा जो है लखनऊ से, गोरखपुर से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी ये होगा। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी है। सोहगौरा ताम्रलेख उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है सोहगौरा, और मौर्य काल से संबंधित है। यानी अगर देखा जाए तो इसमें कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। सोहगौरा ताम्रलेख गोरखपुर जिले से संबंधित है, इसकी लिपि ब्राह्मी है, मौर्य काल से संबंधित है। इस ताम्रलेख का ऐतिहासिक महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि इसमें अकाल, देखो इसकी प्रमुख विशेषता यही है कि इसमें अकाल या संकट की स्थिति में जनता को अनाज कोष्ठागार से वितरित किए जाने का उल्लेख है। इसमें मतलब जब अकाल आया गया है या संकट आया है किसी भी चीज़ में, तो जनता को कोष्ठागार बनाना था, अन्नागार, जहाँ अनाज का भंडारण किया जाता है। तो जैसे उसी को वितरित किए जाने का, डिस्ट्रीब्यूट किए जाने का उल्लेख इसमें है।
तो जैसे अभी अब क्या हुआ कि एफसीआई करती है अनाज का स्टोरेज इंडिया में, और अभी भी जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सरकार करती नहीं है, अभी गेहूं का चावल का स्टोरेज करती है। तो अभी जो 5 किलो वाला स्कीम चल रहा है तो सरकार बहुत कम मूल्य पर दे रही है। तो ऐसे ही है कि जनता को लाभ देने के लिए, जनता को किसी दिक्कत में होने पर सरकारें ये काम करती हैं। तो उस समय भी होता था, सरकार थी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 हो गया, क्वेश्चन नंबर 58। ये भी बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है ये, कि 1504 ईस्वी में, ये सन तो बहुत ज़रूरी है, ये सन जो है 1504 ईस्वी में आधुनिक आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी, ऑप्शन सी ये। अब इसको पढ़ते हैं कि लोदी ने किया था तो लोदी वंश का था, सिकंदर लोदी ने 1504 में किया था, जो कि लोदी वंश के शासक था ये उस समय। अच्छा, आगरा की स्थापना का उद्देश्य होना चाहिए, ऐसे तो किया नहीं। पहले कोई भी चीज़ की स्थापना किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए ही की जाती है। उधर आगरा की स्थापना राजस्थान और मालवा के शासकों पर नियंत्रण करने के लिए, राजस्थान और मालवा के शासकों पर नियंत्रण करना तथा व्यापारिक मार्गों की सुरक्षित करना था। बाद में मुगलों ने अपनी राजधानी बनाया, बाद में मुगलों ने भी इसे अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर लोदी ने भी इसी राजधानी बनाकर वहाँ शासन किया। यमुना टंडी के तट पर स्थित है और मध्यकाल में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 58। अब हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 59 पर। 59 क्या कहते हैं कि जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों, जिसमें प्रथम तीर्थंकर तो ऋषभनाथ थे, कि जन्मभूमि कौन थी? यानी जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर में से 5 तीर्थंकर में से, मतलब 24 में से 5 जनों की जन्मभूमि अयोध्या थी, बी। उसमें कथवें नंबर की थी, ये भी ध्यान रखना है। पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें और 14वें। ये पहले, दूसरे, पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें, 14वें नंबर। अब इनका नाम क्या क्या है? तो इसमें होगा, अब इनका देख लेते नाम क्या क्या है। देखिए, तो लिखा है कि अयोध्या जैन धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत पवित्र स्थान है। जैन ग्रंथों के अनुसार प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभनाथ, जिन्हें आदिनाथ सहित कुल 5 तीर्थंकर, जिसमें अजीतनाथ द्वितीय, अभिनंदननाथ चतुर्थ, सुमितनाथ पंचम और अनंतनाथ 14वें का जन्म अयोध्या में हुआ था। अजीतनाथ, अभिनंदननाथ, सुमितनाथ और अनंतनाथ, यानी द्वितीय के बाद चतुर्थ फिर पंचम हुआ था। परंपरा के अनुसार अशोक ने यहाँ एक स्तूप का भी निर्माण करवाया था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? ये अच्छा क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताइए। तबला वादक जो तबला बजाते हैं, जिनका जन्म यूपी के वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ था। कबीर चौरा में हुआ था, जो बनारस घराने से संबद्ध थे। बनारस घराने से संबद्ध थे। अब इसमें ऑप्शन है ए अल्लाह रखा, दूसरा है अहमद जान थिरकवा, सी है शिव कुमार शर्मा, चौथा है डी पंडित किशन महाराज। अगर आपको ये भी पता होगा कि, ये भी अगर पता हो किसी को कि ये कौन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे या किस विधा में ये पारंगत थे चारों जन, तो भी लग जाएगा ऑप्शन। अगर नहीं पता है तो हम क्या करेंगे कि हम ऑप्शन देखेंगे। तो इसमें होगा पंडित किशन महाराज। इसका मतलब ये होगा कि पंडित किशन महाराज तबला वादक थे। तो क्वेश्चन नंबर 60 का देखते हैं डी। क्वेश्चन नंबर 60 का डी, ये किशन महाराज। पंडित किशन महाराज का जन्म वाराणसी के कबीर चौरा मोहल्ले में हुआ था। 1923, 3 सितंबर 1923 को एक संगीतज्ञ के परिवार में जन्म हुआ था। ये बनारस घराने से थे।
पंडित किशन महाराज बनारस घराने से थे, तबला वादक थे, और इन्हें वर्ष 1973 में 1973 में पद्मश्री और 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। हैं? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पर इनको 1973 में पद्मश्री मिला और 2002 में पद्म विभूषण मिला गया। अब देखो इनकी खासियत क्या थी किशन महाराज जी की, कि किशन महाराज तबले के उस्ताद होने के साथ साथ मूर्तिकार भी थे, चित्रकार भी थे, वीर रस के कवि भी थे और ज्योतिष के भी मर्मज्ञ थे। इतनी सारी विधा जानते थे, इतने इंटेलिजेंट थे वो। 60 हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 61। ये जरूरी क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? गढ़ मेला, नमो से स्पष्ट है, गढ़ मेला आ जाएगा तो गढ़ मुक्तेश्वर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब इसके हम लोग व्याख्या पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा, ये देखो, प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाला एक मेला है जो उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में है। हापुड़ जिले में है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर स्थान है, वहीं पर लगता है। और गढ़मुक्तेश्वर गंगा नदी के तट पर स्थित है। देखो कितना क्वेश्चन बन गया कि गढ़ मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है, गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ जिले में है और गढ़मुक्तेश्वर गंगा नदी के तट पर है। अगले में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? 62 क्या है कि लिखा है, क्वेश्चन क्या है कि हर्षवर्धन का ताम्र दान पत्र लेख, हर्षवर्धन का ताम्र दान पत्र लेख जिसमें उसकी वंशावली और प्रशासनिक संरचना का वर्णन है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बांसखेड़ा, इसके बारे में पढ़ते हैं। 62 का ए है बांसखेड़ा। हर्षवर्धन कौन थे? उनकी बहन का क्या नाम था? उनके कवि कौन थे? इन्होंने कौन कौन सी ग्रंथों की रचना की थी? रत्नानंद, रत्नावली, नागानंद, ये सब चीज़ें। प्रयाग से इसका क्या संबंध है? इनका प्रयाग में जो, और इनका संबंध कन्नौज से क्या है, थानेश्वर से क्या है, इनके बड़े भाई थे, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो हम चलते हैं इसी क्वेश्चन पे कि देखो, सम्राट हर्षवर्धन का 628 और 629 ईस्वी का एक ताम्र दानपत्र लेख उत्तर प्रदेश के बांसखेड़ा नामक स्थान से प्राप्त हुआ। ये देखो, यह लेख ब्राह्मी लिपि या सिद्ध मातृका लिपि और संस्कृत भाषा में है। मतलब ये तो पूछा गया कि जो तांबे पर लिखा गया दानपत्र लेख है, तो ये तो पूछ लिया गया कि भाई ये बांसखेड़ा है उत्तर प्रदेश में, वहाँ से मिला है। मगर ये भी पूछा जा सकता है कि लिपि क्या है, तो ब्राह्मी लिपि है। ये भी पूछा जा सकता है, ब्राह्मी लिपि ना देके सिद्ध मातृका लिपि पूछ लिया जाए तो सिद्ध मातृका लिपि हो जाएगा। तो इसकी लैंग्वेज क्या है? संस्कृत भाषा में लिखा है। अब देखते हैं कि इस अभिलेख का ऐतिहासिक महत्व इसलिए है क्योंकि इसमें हर्ष की वंशावली मतलब उनके पिता, उनके दादा, ऐसे सब चीज़, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन, दानपत्र और भूमि दान की जानकारी, दानपत्र, यार एक सेकंड हो गया भाई, क्या हो गया?
दान पत्र और भूमिदान की जानकारी। अब चलते हैं कि सबसे खास बात यह है कि इसमें हर्षवर्धन के हस्ताक्षर, हर्षवर्धन का हस्ताक्षर, साइन, हस्तलिपि के भी साक्ष्य मिलते हैं जो इसे अद्वितीय बनाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा कर लिए, 62। अब चलते हैं 63 पर। 63 क्या कहता है, यूपी के किस स्थान से, 63 ये, यूपी के किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी विस्तार के साक्ष्य और कपास की खेती के भी प्रमाण मिलते हैं। अब एक चीज देखना है, आपको बताऊं कि अब ये इसका आंसर हो जाएगा आलमगीरपुर। तो हड़प्पा सभ्यता का अब ये देखना है, देखो ऐसे, ये हो गया नॉर्थ साइड, ऊपर नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया। तो हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी विस्तार के साक्ष्य आलमगीरपुर मेरठ में है और कपास की खेती के भी प्रमाण मिले हैं। ये तो सबको पता होता है कि पूर्वी विस्तार आलमगीरपुर में था। तो अब चलते हैं, अब ये जानना कहीं भी दिखे, नॉर्थ में कहाँ तक था, साउथ में कहाँ तक, वेस्ट में कहाँ तक था। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं भैया, इसका अब देखो इसका व्याख्या पढ़ते हैं। लिखा, मेरठ जिले के हिंडन नदी के तट पर स्थित आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं, प्राप्त हुए हैं। इसे हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी छोर माना जाता है। अच्छा, इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा जो जगह है पाकिस्तान में, उसी की खुदाई हुई थी, तो वहीं से सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुए थे, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता हो गया। और सिंधु नदी के तट पर चूंकि यह स्थित है, अच्छा, इसे इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता नाम कहा गया है। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे सिंधु घाटी आप सभ्यता कहें चाहे हड़प्पा सभ्यता कहें। हड़प्पा सभ्यता में जगहें हैं, गुजरात में है और राजस्थान में है, यूपी में है, पाकिस्तान में है, पंजाब में है। तो बहुत सारी स्टेट में है, ऐसा नहीं है हड़प्पा सभ्यता। तो चलिए, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 63 का। मेरठ जिले के हिंडन नदी के तट पर स्थित आलमगीरपुर से हड़प्पा सभ्यता के एविडेंस भी प्राप्त हुए हैं। इसे हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी छोर माना जाता है। अब देखो, यहाँ के प्राप्त अवशेषों में, जो यहाँ की प्राप्त जब खुदाई हुई होगी तो यहाँ से कुछ प्राप्त हुआ होगा, तो मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुआ, मनके प्राप्त हुए। और सबसे बड़ी बात है, ये देखिए, ये सब तो अंदाजा मान लीजिए, आज ये नहीं पढ़े हैं कि अमृत भांड तो प्राप्त होंगे, बिल्कुल प्राप्त हुए होंगे मन के। लेकिन यहाँ से अगर आ जाए ऑप्शन की कपास उपजाने के भी साक्ष्य मिले हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी। कपास उपजाने के साक्ष्य भी मिले हैं जो उस समय के लोगों के वस्त्र निर्माण कौशल और कृषि कार्यों को प्रदर्शित करते हैं। अब हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 64। 64 क्या है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में ऊर्जा उत्पादन के लिए किस प्रकार के पार्क की स्थापना की जा रही है। बुंदेलखंड क्षेत्र में ऊर्जा उत्पादन के लिए किस प्रकार के पार्क की स्थापना की जा रही है। तो बी, मेगा सोलर पार्क,
मेगा सोलर पार्क। अच्छा, एक चीज़ है, बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन कौन से ज़िले आते हैं? अब इसमें आप नोट्स बना लेंगे, बुंदेलखंड क्षेत्र लिख के उसमें आप लिख लेंगे कहीं, आप एक बार हेडिंग डाल के आप मतलब आप जब कॉपी एक लेके बैठे तो उसमें आप लिख लें बुंदेलखंड क्षेत्र। अब उसमें जितने ज़िले आते हैं उसको, जैसे झांसी हो गया और उधर जितने भी ज़िले हैं वो सब एमपी के आसपास के इधर, तो उधर से आप नोट कर लें, तो जिससे आपको एक आइडिया होता रहेगा। चलिए, ऐसे होता है नोट्स। 64। अब इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। देखो, उत्तर प्रदेश सरकार बुंदेलखंड क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या है, जियोग्राफिकल कंडीशंस क्या है इसकी, तेज़ धूप होती है और बंजर भूमि ज़्यादा है, का लाभ उठाते हुए वहाँ मेगा सोलर पार्क मेगा सोलर पार्क विकसित कर रही है। देखो, अब देखो यहाँ पे देखो, यह परियोजना मुख्य रूप से झांसी, ललितपुर और चित्रकूट जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। ललितपुर एक ऐसा जिला है जो तीनों तरफ से एमपी से घिरा है, ये चीज़ याद रखना। और यूपी का मात्र एक ज़िला इससे सीमा साझा करता है, झांसी, ये चीज़ याद रखना। चित्रकूट में तो आप जानते हैं कि जो राम भद्राचार्य यूनिवर्सिटी है ब्लाइंड का, उनके लिए यहाँ पे विकलांग यूनिवर्सिटी है, तो राम भद्राचार्य जी का, और चित्रकूट बहुत फेमस जगह है। ये भी हो गया एक। इसका उद्देश्य राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाना, रिन्यूएबल एनर्जी की हिस्सेदारी बढ़ाना और बुंदेलखंड के पिछड़े क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है। ये क्वेश्चन नंबर 64 हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 65। ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। ये यूपी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी, एआईसीटी कहाँ प्रस्तावित है? तो इसका आंसर होगा सीधा सीधा लखनऊ। अब इसकी हम थोड़ा व्याख्या पढ़ते हैं, क्योंकि व्याख्या जो है बहुत ज़रूरी है पढ़ना। अब यूपी की राजधानी लखनऊ को आधुनिक तकनीक के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना की जा रही है। यह कदम राज्य में आईटी अर्थात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। अब देखो, लखनऊ में पहले से ही बायोटेक्नोलॉजी पार्क यानी जैव प्रौद्योगिकी पार्क पहले से ही है, और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब मान लीजिए पूछ लिए कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क, तो ये लखनऊ में है पहले से ही, ये बायोटेक्नोलॉजी पार्क पहले से ही है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया STPI पहले से ही है। इसे एक उभरते हुए टेक हब के रूप में स्थापित करता है। बहुत अच्छी बात है। 65 हो गया। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 66 अब आ गया कि आंवला जहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, प्रोडक्शन, उस ज़िले में आंवला, प्रतापगढ़ ज़िला। तो प्रतापगढ़ ज़िले के किस मध्य पाषाणकालीन स्थल से गर्त चूल्हे हैं और 40 से अधिक समाधान प्राप्त हुए हैं? तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन इसलिए है ट्रिकी क्वेश्चन कि प्रतापगढ़ ज़िले में जो है दमदमा भी है, सराय नारायण भी है, महदहा भी है। तो इसलिए ट्रिकी हो जाता है कि
किस मध्य पाषाणकालीन स्थल से गर्त चूल्हे और 40 से अधिक समाधान प्राप्त हुए थे? तो 66 का हम व्याख्या पढ़ते हैं, इसका आंसर तो हो जाएगा डी, दमदमा। अब चलते हैं, अभी सब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। प्रतापगढ़ जिले में स्थित मध्य पाषाणकालीन स्थल दमदमा से उत्खनन के दौरान 40 से अधिक समाधान यानी मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहाँ गर्त चूल्हे यानी जमीन में खुदे हुए चूल्हे, यार ऐसे खोद दो तो चूल्हे बन जाएंगे, उसमें लकड़ी डाल लो, ऐसे खोदोगे थोड़ा सा, एक आध हाथ जो अपनी हथेली है उससे थोड़ा सा गहरा, और मिट्टी निकाल दोगे तो चूल्हा बन जाएगा, उसी को कहते हैं गर्त चूल्हे। यानी दमदमा से 40 से अधिक समाधान यानी मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, गर्त चूल्हे प्राप्त हुए हैं। हड्डी हड्डी और सींग के उपकरण प्राप्त हुए हैं, उपकरण तथा आभूषण प्राप्त हुए, हड्डी और सींग के उपकरण और आभूषण प्राप्त हुए। यह स्थल मध्य गंगा घाटी में मानव बसावट के सघन साक्ष्य प्रस्तुत करता है। सघन साक्ष्य मतलब डेंस एविडेंस प्रस्तुत करता है, मतलब कि बहुत सघनता थी यहाँ मानव बसावट की। अब कहते हैं कि सराय नहर राय और महदहा भी इसी क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थल है, लेकिन सर्वाधिक समाधान, ये देखो सर्वाधिक समाधान दमदमा से ही मिले हैं, दमदमा से ही मिले हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 66, अब क्वेश्चन नंबर 67, 67। अब देखो देवगढ़, अब देवगढ़ है कहाँ? ललितपुर। ललितपुर की खासियत क्या है? ललितपुर की खासियत यह है कि 3 तरफ से एमपी से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 67 जो है ये ललितपुर किस लिए विख्यात है? कांच उद्योग के लिए, इमामबाड़ा के लिए, बौद्ध स्तूप के लिए, जैन प्रतिमाओं और शिल्पकला के लिए। तो चलो हम लोग थोड़ा सा चेक करते हैं, बी जैन प्रतिमा और शिल्पकला के लिए। अभी और भी इसमें चीज़ मिलेगा, एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देखो भी पता चलेगा कि ललितपुर जिले में देवगढ़ को देवताओं के किले के रूप में जाना जाता है। यह स्थल अपनी प्राचीन जैन मूर्तियों और उत्कृष्ट शिल्प कला के लिए सुप्रसिद्ध है। जैन मूर्तियों और उत्कृष्ट शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे ये देखो खास बात ये है, यहाँ गुप्तकालीन दशावतार मंदिर यानी विष्णु मंदिर भी है, और एक गुप्तकालीन है जिसको दशावतार मंदिर कहते हैं। हालांकि दिए गए स्रोत में विशेष रूप से जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा और शिल्प का उल्लेख है। यह क्षेत्र वास्तुकला और मूर्ति कला का एक बेजोड़ संगम और जैन धर्म के ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। चलो हो गया 67। अब क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है कि 1857 के विद्रोह के दौरान इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 68 है कि इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में 18 नेतृत्व किसने किया था? तो चलो इसको देख लेते हैं भाई किसने किया था। तो इसमें किया था मौलवी लियाकत अली ने। सी, ऑप्शन सी हो जाएगा 68 का। लेकिन ये भी अब इसमें ऑप्शन में है कि नाना साहब ने भी कहाँ से किया था और खान बहादुर खान ने कहाँ से किया था, ये सब चीज़ भी जानना ज़रूरी है। तो 68 का हमें ऑप्शन सी तो मिल गया, लियाकत अली 1857 का। अब चलो इसका थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। 68 का डिटेल ये है इसमें भी। हाँ, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में इलाहाबाद एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ विद्रोह का नेतृत्व पेशे से अध्यापक यानी अध्यापक थे मौलवी लियाकत अली ने किया था।
यद्यपि विद्रोहियों ने यहाँ अपनी सरकार स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन यह नियंत्रण लंबे समय तक नहीं रह सका। और सबसे इसमें ज़रूरी है कि जून 1857, ये मंथ आपको याद होना चाहिए, अंग्रेज अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल नील ने पुनः अधिकार कर लिया। यानी सब, अब ये भी आ सकता है कि इलाहाबाद के विद्रोह को किसने दबाया, तो नील। और मान लो 4 ऑप्शन आ जाए, कैम्पबेल, नील, ह्यूरोज, तो उसमें नील सही होगा। और आ जाए कि किस मंथ में दबाया, तो जून, मान लो मई आ जाए, जून आ जाए, जुलाई आ जाए, तो जून 1857, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक दबा दिया गया। बस इतना हो गया, मतलब हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 69। 69 कहते हैं कि 69 क्या है कि जौनपुर शहर की स्थापना किस शासक ने की थी। तो जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी भाई? ये किया था फिरोज शाह तुगलक ने किया था, और अपने चचेरी भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में किया था। अब इसका बी होगा ऑप्शन। तो इसमें होगा कि अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन, जिनका मूल नाम जौना खान था। ये जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, उनका नाम जौना खान था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है सल्तनत काल का सबसे शिक्षित शासक था, और इन्होंने जो काम किए, दोआब में कर वृद्धि, इनके 2-3 काम हैं। और जो सिक्कों के संबंध में इनका काम था, और राजधानी जो परिवर्तन था इनका, वो सब असफल थे, क्योंकि वो समय से आगे किए गए परिवर्तन थे। इसलिए जब इसकी मृत्यु हुई थी, तो किसी विद्वान ने कहा था कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। खैर, इसके समय में एक यात्री आया था, इब्न बतूता, ये भी ध्यान रखना है। और तुगलक वंश के कमज़ोर होने, हाँ अब ये देखना है, बाद में तुगलक वंश के कमज़ोर होने पर यह एक स्वतंत्र राज्य बन गया। सरकी शासनकाल के दौरान जौनपुर शिक्षा, संस्कृति और कला का एक महान केंद्र बन गया। शिक्षा, संस्कृति, कला का महान केंद्र गया, और इसे विशेष ख्याति प्राप्त हुई। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। ये देखिए, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार, बहुत इतिहास में मान लीजिए सबसे एक प्रसिद्ध घटनाओं में से एक है। काकोरी ट्रेन एक्शन, पहले इसका नाम अब काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया। पहले काकोरी खडेंद्र था, अब ट्रेन एक्शन नाम रख दिया सरकार ने। किस वर्ष घटित हुआ था काकोरी ट्रेन एक्शन? क्वेश्चन नंबर 70 है, किस वर्ष घटित हुआ था? तो ये 1925 में हुआ था, 1925 में हुआ था। अब चलते हैं, देखते हैं कि देखो, क्रांतिकारी संगठन HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने डेट 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट काकोरी है एक जगह, उस स्थान पर ट्रेन डकैती को अंजाम दिया। इस घटना का उद्देश्य संगठन की गतिविधियों के लिए सरकारी खजाने को लूटना था। गतिविधियों के लिए भाई, संगठन को चलाना है तो पैसे की ज़रूरत तो पड़ती है, ऐसे संगठन चलता नहीं है। सब संगठन के कार्यकर्ताओं को आना जाना, प्रचार करना, किसी आज भी समय में या पहले के समय में रहना, खाना, पर्ची, किताबें, सब चीज़, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यात्रा। तो उस समय मान लीजिए अपने औजार, हथियार, सब चीज़ें, इन सब चीज़ों के लिए सरकारी खजानों को लूटना था। इस साहसिक घटना ने क्या करा, इस साहसिक घटना ने ब्रिटिश सरकार को हिला कर रख दिया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां सहित कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया और कठोर
सजाएं दी गई। कठोर सजाएं क्या, रोशन सिंह भी थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्ला खान थे, सबको फांसी दी गई। और क्या इसमें। अब है क्वेश्चन नंबर 70। अब क्वेश्चन नंबर 71। ये सब क्वेश्चन, एक चीज़ बताऊँ, शुरू से आप मतलब ध्यान से पढ़ते रहिए तो सारे क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं इसी में। तो जितनी बार रिपीट होंगे और आराम से पढ़ेंगे, भागते हुए नहीं, ऐसे, तो आप देखेंगे कि अच्छा रिवीजन भी होगा और ये दिमाग में ना सेट होगा, फिट हो जाएगा। तो चलते हैं उत्तर प्रदेश, तत्कालीन संयुक्त प्रांत आगरा एंड अवध में। उत्तर प्रदेश तत्कालीन संयुक्त प्रांत आगरा और अवध। इसका मतलब यह है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1916 का अधिवेशन हुआ था, लखनऊ में तो हुआ था 71, ये तो स्पष्ट हो गया। इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। इसको इसी में नरम दल और गरम दल का मिलन भी हुआ था, जिसमें एनी बेसेंट और वो तिलक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस में भी मतैक्य हुआ था, मतलब दोनों लोगों का मिलन हुआ था, साथ साथ काम करने का इन्होंने ठाना था, साथ साथ काम करेंगे। तो लखनऊ में हुआ था 1916 का। तो इससे एक चीज़ पता चलता है कि जब अधिवेशन हुआ था उस समय उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध था। अब देखते हैं, देखो यही आ गया कि वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में आयोजित हुआ। यह अधिवेशन ऐतिहासिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता, जिसे कांग्रेस लीग पैक्ट, लखनऊ समझौता कांग्रेस लीग पैक्ट हुआ था। अब इसको आपको बता ही दिया, अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी और नरम दल और गरम दल के नेताओं के बीच पुनः एकता स्थापित की गई थी। अब 71 हो गया बी। अब चलो हम लोग पढ़ते हैं 72 क्वेश्चन नंबर। ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है भाई, कि क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद किस स्थान पर पुलिस मुठभेड़ में शहीद हुए थे, वीर गति को उनको प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22। तो इसका आंसर होगा, सभी जानते हैं कि इसका आंसर होगा अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद। अब इसकी हम लोग व्याख्या थोड़ी सी पढ़ते हैं। ये तो हमें सभी को पता चल जाता है, लेकिन अगर पता चल जाए कि 27 फरवरी 1931, अभी हम लोगों ने इसके पहले भी कहीं पढ़ा था, पहले वीडियो में जो 1 से 50 तक था, कि 27 फरवरी 1931, ये चीज़ें मान लीजिए ध्यान में ना रहे डेट, लेकिन बार बार पढ़ने से आपको एक आइडिया हो जाता है। जब आपके सामने चीज़ें आती हैं तो क्लिक हो जाता है कि यही डेट था। तो इससे और भी सारे क्वेश्चन, मान लीजिए डेट वाइट पूछते हैं तो आपको मतलब कई सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाते हैं। तो इलाहाबाद अब प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क, ये जिसे अब चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में पुलिस से गिर गए थे, तो उनको वीर गति की प्राप्त हुई थी, पुलिस से मुकाबला हुआ इनको और इन्होंने अपने हाथ से गोली मार लिया था। ये क्वेश्चन नंबर 72। अब क्वेश्चन नंबर हम 73। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। CARI, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, कारी उत्तर प्रदेश के किस स्थान पे है? तो क्यारी जो है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, CARI, कारी उत्तर प्रदेश किस शहर में स्थित है? तो ये बरेली में है, 73वां। ये आपका बरेली में है, 73वां बरेली में है। अब
अब देखते हैं। हम्म, अस्कारी, देखो, सेंट्रल एबियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, कारी, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। सेंट्रल माने केंद्रीय, एवियन माने पक्षी, रिसर्च माने अनुसंधान, इंस्टीट्यूट माने संस्थान। रिसर्च उत्तर प्रदेश के बरेली शहर इज्जत नगर में अवस्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 नवंबर 1979 को इसकी स्थापना, ये भी जरूरी है, 1979 को इसकी स्थापना हुई थी। अब चल हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 हो गया, अब लोग चलते हैं 74। क्वेश्चन नंबर 74 कि आसफुद्दौला ने, ये तो बहुत जान वो क्वेश्चन है, फैजाबाद से अपनी राजधानी लखनऊ स्थानांतरित किया था इन्होंने। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि किस शासक ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया था, उसमें कई ऑप्शन दे दे तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है अगर ध्यान से ना पढ़ा जाए तो, इसलिए हम आसफुद्दौला को ध्यान में रखेंगे। आसफुद्दौला ने ही किया था। अब देखते हैं, अवध के नवाब थे आसफुद्दौला। हम्म, अवध के नवाब आसफुद्दौला ने अपने शासनकाल के दौरान लखनऊ स्थानांतरित किया था। आसफुद्दौला, अब देखो 1975 ईस्वी में शुजाउद्दौला के मृत्यु के बाद नवाब बने थे। अगर ये पूछ लिया जाए कि शुजाउद्दौला की मृत्यु के बाद कौन नवाब बना था, तो होगा आसफुद्दौला। या ये भी पूछा जा सकता है कि आसफुद्दौला से पहले कौन से नवाब थे, तो हो जाएगा शुजाउद्दौला। अब देखो, उनके शासनकाल में लखनऊ में अत्यधिक विकास हुआ। उन्होंने बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया। किसने? आसफुद्दौला ने। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 75। ये तो चलो 1937, क्वेश्चन नंबर 75 क्या है? 1937 के विधानसभा चुनाव के बाद संयुक्त प्रांत में कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो क्वेश्चन बी हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत बने थे। 75, इसकी थोड़ी सी व्याख्या पढ़ते हैं कि अच्छा, जो 1935 के अधिनियम, यानी भारत सरकार जो अधिनियम बना था, उसी के तहत 1937 में हुए चुनाव में संयुक्त प्रांत, वर्तमान उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड में कांग्रेस को भारी सफलता मिली थी। भारी सफलता मिली थी और गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया था और वो प्रधानमंत्री बने थे। उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था और उनकी सरकार ने काश्तकारों की समस्याओं, किसानों की समस्याओं तथा कुटीर उद्योगों के विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए थे। तो कुल मिला के यही है कि संयुक्त प्रांत में जब कांग्रेस की सरकार बना था तो गोविंद बल्लभ पंत उस समय प्रधानमंत्री बने थे और गोविंद बल्लभ पंत को 1957 में भारत रत्न दिया गया था। इसके पहले हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो जब क्वेश्चन किया जाए तो पिछली बातों को अगर सामने आ जाए तो उसको एक बार स्मरण कर लेना चाहिए, जिससे कि रिवीजन आपका हो जाए अपने दिमाग में ही। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 76 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 क्या है कि झांसी झांसी की स्थापना 1613 ईस्वी में किस शासक ने की थी? तो 1613 ईस्वी में वीर सिंह बुंदेला ने किया था। अब 1613 ईस्वी में उस समय मुगल साम्राज्य था। तो मुगल साम्राज्य में 1600, अकबर की मृत्यु 1605 में हुआ था। 1605 के बाद जहांगीर शासक था। ये हो गया। झांसी नगर की स्थापना, जो झांसी नगर है उसकी स्थापना ओरछा के शासक वीर सिंह बुंदेला ने 1613 ईस्वी में की थी। बाद में यह क्षेत्र मराठों के प्रभाव में आ गया था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 77 क्या होगा?
1857 के विद्रोह की शुरुआत मेरठ में किस तारीख से हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 77 क्या है, 1857 के विद्रोह मेरठ में किस तारीख से हुई थी? तो इसका हो जाएगा 10 मई 1857। ऑप्शन नंबर सी है, ये पहले से ही है। तो इसकी व्याख्या पढ़ते हैं कि क्यों हुआ था ये विद्रोह। मेरठ छावनी के सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग और अपने साथियों के अपमान के विरोध में, मेरठ छावनी थी, छावनी जहाँ सैनिक रहते हैं, वहाँ के सैनिकों ने कि चर्बी वाले कारतूस का हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उसको मुंह से खोलना पड़ता था, उसमें उसमें चर्बी लगी रहती थी। इसका और जो भेदभाव था अफसरों द्वारा, उसके अपमान के विरोध में 10 मई 1857 को खुला विद्रोह कर दिया। अधिकारियों पर गोली चलाई सैनिकों ने और दिल्ली की ओर कूच किया। यह तिथि भारतीय स्वतंत्रता का यह तिथि जो है 10 मई 1857 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यहीं से विद्रोह ने व्यापक रूप धारण किया और उत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों में फैल गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 78। तो 78 क्या है कि बेगम हजरत महल ने 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध कहाँ संघर्ष स्टार्ट किया था? तो ये तो लखनऊ होगा 78, ये सी है, लखनऊ है ये। अब देखते हैं। तो इसका तो हो ही गया, क्यों किया था, क्यों किया था उन्होंने? बेगम हजरत महल ने, उनके एक अल्पवयस्क पुत्र थे, यानी बहुत छोटे पुत्र थे। अल्पवयस्क माने एक तो होता वयस्क, अभी होगी अवधारणा 18 साल की, तभी वयस्क माना जाता है अब के समय में, और वोटिंग राइट भी मिलता है। अब तब वयस्क मतलब बहुत छोटे थे, अल्पवयस्क थे। ब्रिटिश कद्र को अवध का नवाब घोषित कर अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला। उनके पुत्र थे ब्रिटिश कद्र। तो बेगम ने सैनिकों और जनता को संगठित कर ब्रिटिश सेना को कड़ी टक्कर दी। अब देखो, हालांकि मार्च 1858 में अंग्रेजों ने लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया। और इसके पहले हमने किसी क्वेश्चन में था कि इलाहाबाद में जून 1858 में कब्जा किया था। इलाहाबाद में जून 1858 में कब्जा हुआ था, और इसमें कब हुआ है? मार्च में हुआ था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। 79 क्या है? भारत छोड़ो 79 भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अब इसमें देखते हैं, अब देखते हैं ये कि 8 अगस्त 1942 को 8 अगस्त 1942 को बम्बई में भारत छोड़ो प्रस्ताव, अगर मेरठ विद्रोह तो 10 मई को था, भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को बम्बई में पारित हो गया था, तो पूरे देश में जन आंदोलन छिड़ गया। तो संयुक्त प्रांत, वर्तमान उत्तर प्रदेश, तो उसमें संयुक्त प्रांत कहा जाता था, कि बलिया में अगस्त 1942 में एक प्रबल जन संघर्ष शुरू हुआ। ठीक है, तो इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप आंदोलनकारियों ने वहां ब्रिटिश प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया। अब कह दो वहां के ब्रिटिश प्रशासन पर, तो ब्रिटिश प्रशासन का मतलब यह है कि जिले से ही तो प्रशासन चलता है, जिले से तहसील, तहसील से ब्लॉक, तो वहाँ के प्रशासन पर कब्जा कर लिया, नियंत्रण कर लिया।